हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आपका जो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है 6 नंबर चैप्टर पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण, 12th क्लास का जो आपके चैप्टर है। तो देखिए, पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो पादपों के अंदर जल का अवशोषण किस प्रकार होता है। आपको पता है पौधों के अंदर मुख्य रूप से जल का अवशोषण है वो जड़ों के द्वारा किया जाता है। अब जड़ें अवशोषित करके पादप में पानी तो जड़ों में पड़ा रहता है, क्योंकि हम पानी को क्या करते हैं, जमीन में डालते हैं, और जमीन में डालने के बाद वो पानी जड़ों में पड़ा रहता है। तो फिर जड़ों से ऊपर पौधे के सब भागों तक पानी कैसे पहुंचता है, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा तो है नहीं कि जल की आवश्यकता केवल जड़ों को ही है, जल की आवश्यकता पादप के प्रत्येक भाग को होती है। तो जड़ें जल को जमीन में से अवशोषित करती है और उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। अब वो विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए उसमें कुछ ऐसी क्रियाविधि होती है, कुछ ऐसे बल प्राप्त होते हैं, और उन्हें क्या बोला जाता है, जड़ों में खिंचाव बोला जाता है। वो दो प्रकार का होता है। एक तो पत्तियों के द्वारा जल को ऊपर की तरफ खींचा जाता है, इसलिए जल ऊपर जाता है, और एक खुद जड़ के द्वारा बल लगाकर ऊपर की ओर भेजा जाता है। तो यदि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा पत्तियों के द्वारा जल को खींचा जाएगा जड़ों की तरफ से, उसको निष्क्रिय परिवहन बोला जाता है। और अगर जड़ें अपने आप बल लगाकर ऊपर की तरफ भेजती है तो उसे क्या बोला जाता है, सक्रिय परिवहन बोला जाता है। यानी निष्क्रिय परिवहन में जड़ों को मूलों को कोई बल नहीं लगाना पड़ता, जबकि सक्रिय परिवहन में मूलों को बल लगाकर जल को ऊपर की तरफ भेजा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। पादपों में जल और खनिज लवणों का जमीन से अवशोषण अवशोषण मूलों या जड़ों द्वारा होता है। और मूलों के द्वारा अवशोषण क्यों होता है, क्योंकि मूल या जड़ पर कुछ रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जिसे मूल रोम बोला जाता है। वो जल को क्या करती है, अवशोषित करती है। मूलों में जल अवशोषण मूल रोमों द्वारा होता है। तो पादपों में जल और खनिज लवणों का अवशोषण है वो किसके द्वारा होता है, मूलों या जड़ों के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे देखिए ये कोई पादप है, इसकी ये क्या है, जड़ें हैं, मूल है, और मूल पर क्या पाए जाते हैं, मूल रोम। और इनके द्वारा क्या किया जाता है, जल और खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है।
नोट कर लीजिए पॉइंट्स को। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि पौधों में जो जल की रिक्वायरमेंट होती है वो किसके द्वारा पूरी की जाती है? मृदा के जल द्वारा पूरी की जाती है। और मृदा में जल कहां से आता है? वर्षा से आता है। अब देखिए अगर तेज वर्षा हो रही है, बहुत ज्यादा पानी है, तो वो पानी बहकर नदियों तालाबों में चला जाता है, उसे अपवाही जल बोला जाता है। और अगर पानी धीरे धीरे बरस रहा है तो मृदा क्या करेगी? उसको अवशोषित कर लेगी, उसको बोला जाता है मृदा जल। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पादपों में जल की पूर्ति मृदा द्वारा की जाती है। मृदा जल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, मृदा में जल का स्रोत वर्षा है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्षा का तेज पानी बहकर नदियों तालाबों में चला जाता है, उसे अपवाही जल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वर्षा का धीरे धीरे बरसने वाले पानी को धीरे धीरे बरसने वाले पानी को, बरसने वाले जल को मृदा द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। उसे मृदा जल कहा जाता है। ठीक है, तो अपवाही जल, जो बरसात तेज आ रही है तो पानी बहकर चला गया, पौधों तक रुका ही नहीं, उसको अपवाही जल बोला जाता है। लेकिन अगर बरसात धीरे धीरे हो रही है तो जैसे जैसे पानी गिर रहा है, मृदा उसको अवशोषित कर रही है, अपने अंदर संचित कर रही है और पौधों को दे रही है, उसे क्या बोला जाता है? मृदा जल। तो जो पौधों को पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो मृदा में उपस्थित जल के द्वारा पूरी की जाती है। नोट कीजिए।
तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद एक वैज्ञानिक थे क्रेमर, उन्होंने बोला कि जो मृदा से जल का अवशोषण किया जाता है जड़ों के द्वारा, मूल के द्वारा, वो दो प्रकार से होता है। एक होता है निष्क्रिय अवशोषण और एक होता है सक्रिय अवशोषण। वह अवशोषण जिसमें जड़ को बल लगाना पड़े, ऊपर जल को भेजना पड़े, उसे बोला जाता है सक्रिय अवशोषण। और अगर ऊपर पत्तियों के द्वारा अपने आप जल को खींचा जाए तो उसमें मृदा को ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती, उसको बोला जाता है निष्क्रिय अवशोषण। तो इस पॉइंट को आगे देखते हैं हम। क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने जल अवशोषण को मूल द्वारा जल अवशोषण को दो भागों में बांटा। एक होता है सक्रिय अवशोषण, पहले लिखेंगे निष्क्रिय अवशोषण। निष्क्रिय अवशोषण और एक होता है सक्रिय अवशोषण। तो निष्क्रिय अवशोषण किसको बोला जाएगा? जब वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया होती है, यानी पादप से जल की हानि होती है, तो जब पादप में पानी की कमी हो जाती है, जो पत्तियां होती है उनमें पानी की कमी हो जाती है, तो उनकी शिराओं के अंदर तनाव उत्पन्न हो जाता है। देखिए ये पत्ती होती है, इसमें बीच में जो नलिकाकार संरचना होती है, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है शिराएं। ये होती है शिरा, ये होती है शिरिकाएं। ये क्या करती है? पत्तियों में पानी की पाइप की भांति काम करती है, यानी पानी को पत्ती के पूरे भाग तक, फलक तक पहुंचाती है। अब देखिए जो पत्ती होती है उसके किनारों पर क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। ये क्या है? रंध्र। और इन रंध्रों से क्या होती है? जल की हानि होती है। और इस जल की हानि को क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। अब क्या होगा? पौधे के अंदर वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, मतलब पानी शरीर से उत्सर्जित हो रहा है, तो पौधे में पानी की कमी हो जाएगी, पत्ती में पानी की कमी हो जाएगी। अब यहां से पानी बाहर निकाल दिया तो यहां पर पानी की कमी होगी, तो ये पानी किधर से खींचेगी? सीरिकाओं में से, सीरिका खींचेगी सीरा में से। और पीछे अगर पानी नहीं आ रहा है तो इनमें तनाव उत्पन्न हो जाएगा। तो ये शिराएं क्या करेगी? नीचे मूल में से पानी को खींचने के लिए प्रेरित करेगी। पत्ती की जो शिराएं होती है वो क्या करेगी? मूल में से पानी को खींचने के लिए प्रेरित करेगी, क्योंकि यानी आगे क्या पानी की रिक्वायरमेंट है। तो उस समय मूल को कोई ऊर्जा नहीं लेनी पड़ रही है, मूल सिर्फ एक रास्ता प्रदान कर रही है पानी को जाने के लिए, क्योंकि पानी को प्रेशर से ऊपर अपने आप खींचा जा रहा है। बस मूल उस पानी को रास्ता दे देगी तो पानी ऊपर चढ़ जाएगा। हम देखते हैं मोटर लगाते हैं, बिना मोटर के हम पानी को ऊपर नहीं चढ़ा पाते, हमें बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। लेकिन जैसे ही हमने मोटर लगाई, मोटर क्या करती है? पानी को खींचती है। तो बिना ऊर्जा के हमें बिना ताकत लिए पानी को हम भेज सकते हैं। तो वही काम है, मूल को इस समय ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन से जो पानी का तनाव उत्पन्न हो गया है, उस वाष्पोत्सर्जन तनाव से पानी है वो अपने आप ऊपर खींच लिया जाता है, और मूल को इसमें ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती है, वो केवल पानी को जाने के लिए रास्ता प्रदान करती है। तो इस प्रकार का अवशोषण क्या कहलाता है? निष्क्रिय अवशोषण। तो इसमें नोट कीजिए, वाष्पोत्सर्जन के कारण पत्तियों में जल तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण पत्तियां जल को मूल की तरफ से ऊपर की ओर खींचती है,
इसे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रक्रिया में मूल को ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती। इसमें मूल केवल जल को रास्ता प्रदान करती है। तो इस प्रकार का परिवहन क्या कहलाता है? निष्क्रिय अवशोषण। फिर आता है सक्रिय अवशोषण। तो देखिए, सक्रिय अवशोषण में क्या होगा? ऊपर से खिंचाव नहीं होगा। जब मूल खुद बल लगाकर ऊपर की ओर जल को भेजती है तो उसे क्या बोला जाता है? सक्रिय अवशोषण। तो देखिए, जब मूल द्वारा स्वयं ऊर्जा लगाकर जल को ऊपर की तरफ भेजा जाए तो इसे सक्रिय अवशोषण कहा जाता है। तो आपको दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं। यानी इसके अंदर जब मूल द्वारा स्वयं क्या लगाया जाता है? ऊर्जा लगाई जाती है और फिर जल को ऊपर की तरफ भेजा जाता है तो इसे क्या बोला जाएगा? सक्रिय अवशोषण। और जब मूल खुद बल नहीं लगाती है तो उसे क्या बोला जाएगा? निष्क्रिय अवशोषण। ठीक है, नोट कर लीजिए दोनों, सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषण।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने प्रोसेस देखा दो प्रकार का, निष्क्रिय अवशोषण और सक्रिय अवशोषण। अब हम देखते हैं कि जो मूल के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, फिर वो पौधे तक किन नलिकाओं के द्वारा वो किस प्रकार गुजरता हुआ जाता है। तो देखिए इसमें पादपों में जल का परिवहन तीन प्रकार से होता है। देखिए, एक होता है एपोप्लास्ट, एक होता है सिम्प्लास्ट, और एक होता है रसधानीय परिवहन। देखिए, मुख्यतः पादपों के अंदर जब जड़ों में से जल है वो अंदर प्रवेश करता है तो वो जाइलम के द्वारा जाता है, और जाइलम वाली जो नलिका है वो तीन प्रकार की होती है। एक होती है एपोप्लास्ट, दूसरी सिम्प्लास्ट, और तीसरी होती है रसधानीय प्रवेश। अब देखिए, जैसे कोई कोशिका है, कोशिका के बाहर पाई जाती है झिल्ली, और ये होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, ये है कोशिका झिल्ली, और ये बीच में पाई जाती है रिक्तिका। अब देखिए, यदि जल का परिवहन है वो बाहरी रास्तों से हो रहा है, भित्तियों से होते हुए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एपोप्लास्ट। जल का परिवहन बाह्य भाग या कोशिका भित्ति से होता हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे? एपोप्लास्ट। अगर जल है वो अंदर की तरफ जा रहा है, ये कोशिकाएं वो एक दूसरे से जिस भाग द्वारा जुड़ी रहती है उसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा। तो अगर जल है वो अंदर की तरफ से जा रहा है और प्लाज्मोडेस्मेटा से गुजर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिम्प्लास्ट। जल प्लाज्मोडेस्मेटा से गुजरता हुआ कोशिका द्रव्य के द्वारा परिवहन करता है तो उसे क्या बोला जाता है? सिम्प्लास्ट। तीसरा प्रकार है रसधानीय। वो जल भी क्या करेगा? यहीं से जाएगा, लेकिन वो इस प्लाज्मोडेस्मेटा से नहीं गुजरेगा, जबकि कोशिका झिल्लियों से होकर जाएगा। इधर से आ रहा है लेकिन ये कोशिका झिल्लियों से होकर जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? रसधानीय परिवहन। जल कोशिका झिल्ली से गुजरेगा, ना कि प्लाज्मोडेस्मेटा से। तो इस प्रकार का परिवहन क्या कहलाता है? रसधानीय परिवहन कहलाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, पादपों में तीनों प्रकार का जल परिवहन, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और वेस्क्यूलर प्लास्ट, यानी रसधानीय परिवहन। नोट कर लीजिए।
तो इस प्रकार जल का क्या होता है, 3 माध्यमों से परिवहन होता है, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रसदानीय प्रवेश। तो आपको पूछा जा सकता है कि अगर जल है वो केवल बाहरी भाग से गुजर रहा है, कोशिका भित्ति से होकर गुजर रहा है, तो वो कौन सा प्रकार होगा, एपोप्लास्ट, यानी जल है वो बाहर की रास्ते से ही जा रहा है, ठीक है। अगर जल है वो बिल्कुल बीच में से सीधा सीधा जाएगा प्लाज्मोडेस्माटा को घेरते हुए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिम्प्लास्ट। अब जल बीच में से जा रहा है लेकिन प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस नहीं कर रहा है, वो भित्तियों के समीप चिपक के गुजर जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, रसदानीय परिवहन कहा जाता है इसको। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमने पादपों में जल परिवहन के तीनों प्रकार पढ़ लिए, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रसदानीय परिवेश। तो यहां तक ही थी अपनी क्लास, बाकी जो आपके इसका पोर्शन बचता है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।